नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो के माध्यम से ईस्ट सेंट्रल रेलवे दानापुर डिवीज़न में चीफ लोको इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 8/2/2025 को, उसके प्रश्न पत्र को लिया गया है, जिसमें 110 क्वेश्चन थे, जिसमें 100 क्वेश्चन करना अनिवार्य था, जिसमें 2 आवर्स का टाइम दिया गया था। तो आइए प्रत्येक क्वेश्चन को विथ एक्सप्लेन के आंसर को कवर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक ओवरलैप इन TAS 2 एस्पेक्ट सिग्नलिंग एंड MAS मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग इच डैश एंड MAS मीटर रिस्पेक्टिवली विच शैल बी रेकनेड फ्रॉम। अर्थात 2 एस्पेक्ट और मल्टी एस्पेक्ट में जो ब्लॉक ओवरलैप है कहाँ से गिना जाता है और कितनी मीटर दूरी होती है। तो ब्लॉक ओवरलैप का अभिप्राय होता है उस पर्याप्त दूरी से होता है जो स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से गिना जाता है। यह TAS में 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर तथा MAS में 180 मीटर दूरी होता है। यदि तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा B 400 मीटर 180 मीटर FSS। यदि सिग्नल ओवरलैप पूछता है तो सिग्नल ओवरलैप का अभिप्राय उस पर्याप्त दूरी से है जिससे किसी गाड़ी को स्टेशन में सीधे लेने के लिए दोहरी लाइन पर स्टार्टर सिग्नल से आगे तथा एकहरी लाइन पर सबसे बाहरी ट्रेलिंग पॉइंट से आगे दूरी साफ रखी जाती है। तो इसका दूरी होता है 2 एस्पेक्ट में 180 मीटर होता है और MAS मल्टी एस्पेक्ट में 120 मीटर होता है। सिग्नल ओवरलैप यदि ब्लॉक ओवरलैप है तो 2 एस्पेक्ट में 400 मीटर, मल्टी एस्पेक्ट में 180 मीटर FSS फर्स्ट स्टॉप सिग्नल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन डबल लाइन और सिंगल लाइन व्हेन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट इज ए डिफेक्टिव इज गिवन एज ATP अथॉरिटी टू प्रोसीड फॉर LP। डबल लाइन या सिंगल लाइन पर जब ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट दोषपूर्ण होता है तो LP के लिए ATP अथॉरिटी टू प्रोसीड के रूप में दिया जाता है। तो दिया जाता है अप लाइन के लिए TC 1425 और डाउन लाइन के लिए TD 1425। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है द डिस्टेंस फ्रॉम होम सिग्नल टू BSLB शैल नॉट बी लेस देन द मीटर। होम सिग्नल से BSLB की दूरी मीटर से कम नहीं होना चाहिए। BSLB ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड। तो इसका ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड होम सिग्नल से 180 मीटर की दूरी से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A 180। नेक्स्ट है ड्यूरिंग TIC टोटल इंटरप्शंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन डबल लाइन इज द ATP अथॉरिटी टू प्रोसीड authorizing the LP to proceed with the restricted speed of kmph। डबल लाइन पर टोटल संचार व्यवस्था भंग होने पर के दौरान अथॉरिटी टू प्रोसीड है जो LP को किमी प्रति घंटे की प्रतिबंधित गति से आगे बढ़ने के लिए अधिकृत करता है। तो होता है कि टोटल इंटरप्शन ऑफ कम्युनिकेशन के लिए LP को TC 602 दिया जाता है तथा स्पीड 25/10 kmph होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा TC 602, स्पीड हो जाएगा 25/10 kmph। नेक्स्ट है व्हेन ट्रेन आर डेल्ट ऑन TC 602 द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ट्रेन शैल बी मिनट। जब 2 ट्रेनों को TC 602 पर चलाया जाता है तो 2 ट्रेनों के बीच का समय अंतराल डैश मिनट होगा। तो इसका सही आंसर है B 30 मिनट के अंतराल पर गाड़ियां चलाई जाती हैं। नेक्स्ट है सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाई डैश लाइट। यस मार्कर लाइट, T मार्कर, A मार्कर, इल्यूमिनेट A मार्कर। यानी सेमी ऑटोमेटिक यदि सिग्नल लगा है तो उस पर A मार्कर प्रज्वलित मिलेगा। तो इसका सही ऑप्शन है D। नेक्स्ट है द लेटेस्ट करेक्शन स्लिप नंबर 11 2G एंड SR इश्यू इन द ECR डील्स विथ। यानी ये डिवीजन के क्वेश्चन है, उनके वहाँ कितना करेक्शन स्लिप चल रहा है। नेक्स्ट है इन ए ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम इफ मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज ए डिफेक्टिव
what will be speed in kmph of in the train is possessed by changing private number from SM। एक स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में यदि मध्य खंड संशोधित अर्ध स्वचालित सिग्नल दोषपूर्ण है तो SM से निजी नंबर बदलकर गुजरने वाली ट्रेन की गति किमी प्रति घंटा में क्या होगी। अर्थात मिड सेक्शन मॉडिफाइड सेमी ऑटोमेटिक डिफेक्टिव है तो यदि SM द्वारा प्राइवेट नंबर दिया जाता है तो गाड़ी की गति 10 kmph से अगले स्टॉप सिग्नल तक, अगले ऑटोमेटिक जो भी अगला सिग्नल है उस सिग्नल के जड़ तक 10 kmph से जाएंगे। नेक्स्ट है T369-3B कैन बी इश्यू इन द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी फॉर द पासिंग डिफेक्टिव सिग्नल सच एज। यानी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में T369-3B कब कब जारी होगा डिफेक्टिव सिग्नल के लिए। तो यदि होम सिग्नल खराब हो, स्टार्टर खराब हो, एडवांस खराब हो तो इसके लिए T369-3B जारी होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, होम सिग्नल। नेक्स्ट है दी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल नॉट बी एज्यूम ऑफ एस्पेक्ट unless the line is clear not only up to the next automatic signal but also for an adequate distance of not less than मीटर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 120 मीटर। नेक्स्ट है इन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी व्हेन सिग्नल एंड कम्युनिकेशन फेल ऑन डबल लाइन दी अथॉरिटी गिवेन टू दी LP डैश। अर्थात ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में सिग्नल और कम्युनिकेशन फेल हो जाता है ऑन डबल लाइन में तो चालक को क्या अथॉरिटी दिया जाता है तो TB 912 दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये TB 912। नेक्स्ट है इन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी व्हेन मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल इज ए डिफेक्टिव व्हाट अथॉरिटी शुड बी issued to pass the DLP। यानी जब मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल यदि खराब हो जाता है तो LP को क्या प्राधिकार जारी किया जाता है तो वो T901 का 4 जारी होता है। ये सभी जोन में ये फॉर्म अभी लागू नहीं हुआ है। NER में लागू हुआ है कि यदि मिड सेक्शन मॉडिफाई सेमी ऑटोमेटिक यदि सिग्नल डिफेक्टिव है, स्टेशन मास्टर को पहले से पता है तो T901 का 4 फॉर्म देगा। यदि जिन जोन में ये नहीं है तो उनका ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द एबव। इन डबल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नल टेरिटरी इन विच कंडीशन द TA912 फॉर्म इज इश्यू टू BLP। यानी डबल लाइन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग क्षेत्र में किस कंडीशन में TA912 जारी होता है तो इसका ऑप्शन है सी, व्हेन सिग्नल आर फेल्ड विथ नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑन वन लाइन। नेक्स्ट है दी फॉर्म TE912 इज इश्यू फॉर LP इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी इन केस ऑफ। अर्थात TE912 चालक को ऑटोमेटिक सिग्नल में कब जारी किया जाता है तो ऑटोमेटिक सिग्नल में TE912 TSL के दौरान दिया जाता है। TSL ऑन डबल लाइन टेम्पोररी सिंगल लाइन वर्किंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वन लाइन इन द डबल लाइन सेक्शन इज ए ऑब्स्ट्रेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वन लाइन इन डबल लाइन सेक्शन इज ए ऑब्स्ट्रक्टेड। नेक्स्ट है when the automatic signal are failed in the single line automatic signaling territory and there is no means of communications which form will be issued to LP of vehicle who is being sent to open communication। जब एकल लाइन स्वचालित सिग्नलिंग क्षेत्र में स्वचालित सिग्नल विफल हो जाता है तो संचार साधन नहीं है तो खुले संचार के लिए भेजे जा रहे वाहन के LP को कौन सा फॉर्म जारी किया जाएगा तो इसका सही ऑप्शन है बी, TA912 और TB 602। TA912 और TB 602। नेक्स्ट है व्हाट विल द मैक्सिमम स्पीड ऑन फर्स्ट ट्रेन आफ्टर
इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल लाइन, वर्किंग इन राइट डायरेक्शन इन ऑब्सलीट ब्लॉक सिस्टम व्हेन द व्यू इज क्लियर। यानी पूर्ण ब्लॉक पद्धति में दाईं ओर काम करने वाली सिंगल लाइन एकल लाइन की शुरुआत के बाद पहली ट्रेन की अधिकतम गति क्या होगी? तो पहली ट्रेन की अधिकतम गति होगी 25 kmph। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अंडर विच पैरा अप इन द GR LP and LP are required to call out signal to each of other during movement up in the train। G and GR के किस पैरा के अंतर्गत LP और LP को रेलगाड़ी के चलने के दौरान एक दूसरे का संकेत देना आवश्यक होता है? यानी आपस में सिग्नल का कॉल आउट ते है पैरा 3.83 का फर्स्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पैरा 3.83 का फर्स्ट में। नेक्स्ट है इफ ए ट्रेन हैज क्रॉस द स्टार्टर सिग्नल ऑफ ए स्टेशन एट ऑन पोजीशन विदाउट हैविंग एनी अथॉरिटी टू पास द सिग्नल एट ऑन कंडीशन विच पैरा अप इन द GR हैज बीन वायलेटेड बाय द ट्रेन क्रू। यदि कोई किसी रेलगाड़ी ने किसी स्टेशन के स्टार्टर को ऑन स्थिति में पार कर लिया जबकि उसके पास सिग्नल को ऑन पास स्थिति में पार करने का कोई प्राधिकार नहीं हो तो रेलगाड़ी चालक द्वारा GR के किस पैरा का उल्लंघन किया है? तो इसका ऑप्शन है बी, पैरा 3.81 का फर्स्ट। इसका ऑप्शन हो जाएगा पैरा 3.81 का पहला। नेक्स्ट है इन मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग ए सिंगल आर्म होम सिग्नल इज ए सफिशिएंट कॉमन होम एज ए लॉन्ग एज ए ट्रेन स्पीड डज नॉट एक्सीड डैश kmph। मल्टी एस्पेक्ट सिग्नलिंग में एक सिग्नल आर्म होम सिग्नल पर्याप्त होता है जब तक कि ट्रेन की गति डैश 75 kmph प्रति घंटे से अधिक न हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 75। When the train is out of a control and the LP is not able to stop, apply brake and he seek help from the TM, what is a whistle he should blow। जब ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो जाती है और LP रुकने या ब्रेक लगाने में सक्षम नहीं होता है तो वह TM से मदद मांगता है तो उसे कौन सा सिटी कोच बनाना चाहिए? तो 3 शॉर्ट सिटी बनाना चाहिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ इन द फॉलोइंग इज ए नॉट बिलोंग्स टू क्रू द बायोडाटा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रू बायोडाटा से संबंधित नहीं है? पहला दिया है अर्न किलोमीटर, ट्रेनिंग, लोको कॉम्पिटिशन, ट्रेन पूलिंग टाइम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ट्रेन पूलिंग टाइम। नेक्स्ट है इन CMS LR ड्यू टू टाइम कैन बी कॉन्फ़िगर एट डैश लेवल एज पर लॉजिक। CMS LR में नियत समय को तर्क के अनुसार डैश स्तर तक कॉन्फ़िगर किया जा सकता है तो वो होता है डिवीजन लेवल। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ साइनिंग ऑन क्रू विल बी शिफ्टेड टू न्यू TA इज ए कॉल्ड। नए TA में चालक दल को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है स्वीपिंग ऑफ क्रू कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, स्वीपिंग ऑफ क्रू। नेक्स्ट है पैरामीटर टू बी द चेक इन द फेज क्रू एज पर रूल्स इज डैश। नियम के अनुसार फेज क्रू में जांचे जाने वाले पैरामीटर हैं। पहला है PME एंड G&SR, ट्रैक्शन एंड टेक्निकल ट्रेनिंग, LR रेस्ट, लोको कॉम्पिटेंसिंग, ऑल ऑफ दी एबव। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दी एबव। द क्रू फेल्ड इन द BA टेस्ट देन द क्रू स्टेटस गो टू। यदि चालक दल BA परीक्षण में असफल हो जाता है तो चालक दल की स्थिति हो जाती है सिस्टम BA फेल। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पैरामीटर फॉर द पीरियोडिकल रेस्ट PRD होता है वर्किंग फॉर लेवल 7 डे कॉन्सिक्यूटिव डेज, वर्किंग ऑफ 3 डे कॉन्सिक्यूटिव नाइट, वर्किंग ऑफ कंटिन्यूअस 54 आवर्स, ऑल ऑफ दी एबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है इफ सर्व कॉल एक्नॉलेज्ड एंड क्रू नॉट टर्न अप फॉर ड्यूटी देन क्रू स्टेटस गोज। यदि सर्व कॉल स्वीकार कर ली गई और चालक दल ड्यूटी पर नहीं आता है तो चालक दल की स्थिति हो जाती है
यदि चालक साइनिंग ऑन टाइम से नहीं करते हैं तो चालक दल की स्थिति सिस्टम लेट में चला जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिस्टम लेट। द ट्रेन पुलिंग टाइमिंग और फॉर ऑल लॉबीज, और ट्रेन खींचने का समय जो सभी लॉबी के लिए हैं वो डिफरेंस होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, डिफरेंस, अलग। नेक्स्ट है एन ऑफिसर हु इज ए competent to impose the penalty of compulsory retirement on a given railway servant will also have the power to impose। एक अधिकारी जो किसी रेलवे कर्मचारी पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने में सक्षम है, उसे यह दंड लगाने की भी शक्तियां होगी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पेनाल्टीज ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल आल्सो। तो इसका सही ऑप्शन है सी, पेनाल्टीज ऑफ रिमूवल एंड डिसमिसल। नेक्स्ट है रिटायरमेंट रेलवे सर्वेंट में एक्ट एज डिफेंस काउंसिल। एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी बचाव के पक्ष के वकील के रूप में कार्य कर सकता है। इन नॉट मोर देन 2 केस, इन नॉट मोर देन 5 केस, इन एनी नंबर ऑफ केस, इन नो केस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, इन नॉट मोर देन 5 केस। इंक्वायरी ऑफिसर कैन डेलीगेट हिज ए फंक्शन टू। जांच अधिकारी अपने कार्यों को निम्नलिखित में से को सौंप सकता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिफेंस हेल्पर, प्रेजेंटिंग ऑफिसर। ही कैन नॉट डेलीगेट, यह किसी को कार्य सौंप नहीं सकता। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ही कैन नॉट डेलीगेट। नेक्स्ट है ड्यूरिंग सस्पेंशन विच टाइप ऑफ अलाउंस इज एलिजिबल फॉर रनिंग स्टाफ। अर्थात ड्यूरिंग सस्पेंशन विच टाइप ऑफ अलाउंस इज एलिजिबल फॉर रनिंग स्टाफ। निम्नलिखित के दौरान रनिंग स्टाफ को किस प्रकार का भत्ता मिलता है। पहला है सब्सिस्टेंस अलाउंस, एवरेज रनिंग अलाउंस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी एबव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए एंड बी। नेक्स्ट है पैटर्निटी लीव्स इज आल्सो एडमिसिबल टू। पितृत्व अवकाश भी लागू है। कैजुअल लेबर विद द टेम्पोररी स्टेटस। सी है आफ्टर कंपटीशंस ऑफ 180 डेज ऑफ सर्विस आफ्टर रेगुलर एब्जॉर्प्शन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैजुअल लेबर इज द टेम्पोररी स्टेटस। इसका सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट है स्पेशल डिसेबिलिटी लीव ऑन एवरेज पे ग्रांटेड फॉर एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी शैल नॉट बी एक्सीड। ड्यूटी पर दुर्घटना के लिए स्वीकृत औसत वेतन पर विशेष विकलांगता अवकाश डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन है 280 डेज से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लीव नॉट ड्यू टू डेट मे बी ग्रांटेड टू ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट ड्यूरिंग हिज इंटायर सर्विस पीरियड। यानी किसी स्थायी रेलवे कर्मचारी को उसकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान देय अवकाश की अधिकतम सीमा क्या होती है। तो देय अवकाश की अधिकतम सीमा 360 डे होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है द डॉक्यूमेंट थ्रू विच द एलिज्ड मिसकंडक्ट इज ए कम्युनिकेटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एडवाइजिंग हिम टू सबमिट एक्सप्लेनेशन इज ए कॉल्ड। वह दस्तावेज जिसके माध्यम से किसी रेलवे कर्मचारी को कथित कदाचार के बारे में सूचित किया जाता है और उसे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है कहलाता है चार्जशीट। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ये चार्जशीट। व्हेन नो लीव इज एडमिसेबल अंडर एनी अदर रूल द लीव ग्रांटेड इज नॉन एज। जब किसी अन्य नियम के तहत कोई छुट्टी स्वीकार नहीं होती है तो दी गई छुट्टी को कहा जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है
इन केस ऑफ कट इन पेंशन फॉर कंपल्सरी रिटायरमेंट एज ए मेजर ऑफ ए पनिशमेंट लीव वन इनकैशमेंट एज इज एडमिसिबल फॉर पेंशन में कटौती के मामले में दंड के उपाय के रूप में अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए छुट्टी नकदीकरण स्वीकार है। तो इसका ऑप्शन है डी, नॉट एलिजिबल, पात्र नहीं है। नेक्स्ट है डैश इज इन द पोर्शन ऑफ इन द लोको होल्डिंग ऑफ पार्टिकुलर शेड ऑफर्ड फॉर द यूज ऑफ ट्रैफिक फॉर हॉलिंग फ्रेट ट्रैफिक, यानी किसी विशेष सेट के लोगों को स्वामित्व का वह भाग है जो माल ढुलाई के लिए यातायात के उपयोग के लिए पेश किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटेज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आउटेज। दी कैलकुलेशन ऑफ हाउ एन इंजन इन यूटिलाइज पर डे, दिस इज वन ऑफ इन द एस्पेक्ट फॉर एसेंसिंग द इफिशियंसी ऑफ डिवीजन जोन इज ए कॉल्ड। प्रतिदिन एक इंजन का उपयोग कैसे किया जाता है, इसकी गणना का यह भाग क्षेत्र की दक्षता को आकलन करने के पहलुओं में से एक है, जिसे कहा जाता है यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट है बेसिक ड्यूटी ऑफ पावर कंट्रोलर। पावर कंट्रोलर का मूल कर्तव्य है टू अरेंज मोटिव पावर, टू गाइड रनिंग स्टाफ, प्लानिंग ऑफ लोको, टू होम सेट फॉर मेंटेनेंस, ऑल ऑफ दी एबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट है एज पर HRC फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपरेशन लिंक ओनली रनिंग ड्यूटी शुड नॉट बी एक्सीड फॉर मेल या एक्सप्रेस। HRC के अनुसार केवल लिंक तैयार करने के उद्देश्य से मेल एक्सप्रेस के लिए रनिंग ड्यूटी 15 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए, 8 आवर। क्रू लिंक आर टू बी द प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन, यानी क्रू लिंक को निम्नलिखित के आधार पर तैयार किया जाता है। सक्शन स्ट्रेंथ, लोको लिंक, WTT, रेक लिंक, तो WTT के आधार पर किया जाता है। लोको परफॉर्मेंस स्टैटिक्स स्टेटमेंट 18 डिस्क्राइब्स, लोको प्रदर्शन सांख्यिकी विवरण 18 में वर्णित है, तो इसका सही ऑप्शन है ए इंजन हावर। नेक्स्ट है टाइम टेकन बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव ब्लॉक स्टेशन इज ए कॉल्ड। 2 लगातार ब्लॉक स्टेशन के बीच लिया गया समय कहलाता है इंटरसेक्शनल रनिंग टाइम, नॉर्मल रनिंग टाइम, मिनिमम रनिंग टाइम, बेयर रनिंग टाइम। तो इसका सही ऑप्शन है ए इंटरसेक्शनल रनिंग टाइम। नेक्स्ट है टू बी अप्लाई पार्किंग ब्रेक इन 3 फेज डेड लोको प्रेस साइड प्लंजर ऑफ सोलेनाइड वाल्व, यानी 3 फेज डेड लोको में पार्किंग ब्रेक लगाने के लिए सोलेनाइड वाल्व के डैश साइड प्लंजर को दबाते हैं। तो 3 फेज लोको में न्यूमेटिक पैनल पर सोलेनाइड 30 वाल्व लगा रहता है। ये इधर राइट साइड में 22 तथा लेफ्ट साइड में 23 लिखा रहता है। इसको याद करने का सही तरीका है राइट और इधर रिलीज। यदि राइट है, राइट मतलब रिलीज, दाएं साइड दबाएंगे तो पार्किंग ब्रेक रिलीज होता है सोलेनाइड वाल्व 30 को। यदि लेफ्ट साइड को हम प्रेस करते हैं तो अप्लाई होता है अर्थात 23 स्विच को सोलेनाइड वाल्व 30 के 23 का जो प्रेस बटन होता है, जो अप्लाई साइड में होता है 23 होता है, जो राइट साइड में होता है 22 होता है। याद करने का सही तरीका है राइट साइड में रिलीज और लेफ्ट साइड में हमको अप्लाई मान लेते हैं, अर्थात ये लेफ्ट साइड से अप्लाई होता है और राइट साइड से रिलीज होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पार्किंग ब्रेक अप्लाई के संबंधित पूछा गया है, तो पार्किंग ब्रेक अप्लाई करने के लिए लेफ्ट साइड का प्लंजर दबाएंगे, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको हैविंग डैश नंबर ऑफ 3 फेज ऑक्सिलरी मोटर। 3 फेज लोको में 3 फेज के ऑक्सिलरी मोटर कितने हैं, तो ऑक्सिलरी मोटर 12 है। यदि सिर्फ ऑक्सिलरियाँ पूछता तो हम उसका आंसर 30 लिखते हैं, लेकिन यदि ऑक्सिलरी मोटर पूछ रहा है यानी 3 फेज से
टोटल 12 ऑक्सिलरियाँ प्लस एक बैटरी चार्जर काम करता है। तो यदि ऑक्सिलरी मोटर पूछता है तो 12 लिखेंगे, यदि सिर्फ ऑक्सिलरियाँ पूछ रहा है तो हम 13 लिखेंगे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 12। ऑक्सिलरियाँ मोटर के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 12। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको यूवीए मीटर नीडल डिविएट व्हेन द बीएल की इज इन डैश मोड ऑफ बीएल की। यानी 3 फेज लोको में यूवीए का नीडल बीएल की के किस पोजीशन पर डिविएट करता है। तो बीएल की लगाने पर यदि ड्राइविंग मोड में यदि बीएल की लगाएंगे, जो बीएल की है ड्राइविंग मोड में भी और कूलिंग मोड दोनों में यूए मीटर आपका डिविएट करता है और दोनों कंडीशन में बैटरी वोल्टेज शो करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ड्राइविंग और कूलिंग मोड दोनों। नेक्स्ट है, इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इंक्रीज मोर देन डैश देन लोको एम्पियर्स इमरजेंसी ब्रेक विल बी अप्लाई 3 फेज लोको। 3 फेज लोको में कितने परसेंट लोको का मैक्सिमम लोको के जो एम्पियर्स स्पीड होता है उससे कितना परसेंट बढ़ जाने पर इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई होता है। तो 10%, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको बैटरी चार्जर इनपुट एमसीबी इन द लोकेट इन 3 फेज लोको। यानी 3 फेज लोको में बैटरी चार्जर की इनपुट एमसीबी के बारे में पूछता है। तो बैटरी चार्जर का इनपुट एमसीबी होता है 100 नंबर। ये आपको HB2 में मिलेगा या BER2 में मिल सकता है। और इसका आउटपुट एमसीबी 110 होता है, ये आपको SB2 पैनल में मिलेगा। अर्थात इनपुट एमसीबी 100, आउटपुट एमसीबी 110 होता है और इनपुट एमसीबी HB2 या BER2 में होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 100 नंबर HB2 या BER2 में। नेक्स्ट है, पार्किंग ब्रेक इज ए प्रोवाइडेड टू द व्हील इन WG9 लोको। G9 लोको में पार्किंग ब्रेक किस व्हील पे लगता है उसके बारे में पूछा है। तो आपका G9 में आपको 2, 6, 7, 11 जिसे हम लोग 26, 7, 11 से याद करते हैं व्हील पे लगता है। यदि P5 पूछता है तो 14, 58 याद करते हैं, अर्थात 1, 4, 5, 8। यदि G12 पूछता है तो ये भी प्रत्येक सेक्शन में 1, 4 और 5, 8 पर पार्किंग ब्रेक लगता है। तो G9 पूछा तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 26, 7, 11 बी। नेक्स्ट है, इन 3 फेज लोको कंस्ट्रक्टेड स्पीड कंट्रोल CSC विल बी डीएक्टिवेट automatically if throttle is a disturbance above % in the T side or B side। अर्थात ये जो हम लोग BPCS के थ्रू जो हम लोग कंस्टेंट स्पीड के लिए दबाते हैं तो CSC यानी कंस्टेंट स्पीड लोको का कंस्टेंट कब डीएक्टिव हो जाएगा, वो निम्न कारण होता है डीएक्टिव होने का। यदि हम थ्रॉटल जो हमारा है थ्रॉटल को 3% T साइड में B साइड में 3% देते हैं, यदि हम BPCS दबा के रखे हैं तो डीएक्टिव हो जाएगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, यदि A9 द्वारा 0.25 kg से BP ड्राइव कर देंगे तभी हमारा CSC डीएक्टिव हो जाएगा। यदि SA9 द्वारा 0.65 kg से ब्रेक लगा दिए, ब्रेक सिलेंडर में प्रेशर चला गया तभी भी हमारा CSC डीएक्टिव हो जाएगा। चौथा कंडीशन है, BPCS पुश बटन को दोबारा दबाकर छोड़ देने से भी हमारा CSC डीएक्टिव हो जाएगा। इन 4 कारणों से होता है। तो टी के बारे में पूछा है तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3%। तो इसका सही ऑप्शन है सी, 3%। वाइल वर्किंग ऑफ 3 फेज लोको बैंकर क्लोज डैश का कि न्यूमेटिक पैनल। 3 फेज लोको में बैंकर लोको बनाते समय न्यूमेटिक पैनल पर किस का को बंद करते हैं। तो यदि हमारा E70 ब्रेक है तो न्यूमेटिक पैनल पर 70 और 136 का को बंद करते हैं। यदि हमारा CCB 2.0 है तो हम केवल न्यूमेटिक पैनल पर 136 का को बंद करते हैं तथा लीड एंड ट्रेल स्विच को हम HLPR पे करते हैं और जेड बैन स्विच को ऑन किया जाता है। अर्थात E70 ब्रेक है तो 70, 136 और CCB 2.0 है तो केवल न्यूमेटिक पैनल पर 136 का को बंद करते हैं बैंकिंग लोको बनाते समय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A, 70 और 136। नेक्स्ट इन 3 फेज लोको टू द रीसेट फायर डिटेक्शन यूनिट FDU प्रेस द बटन। यानी
फायर डिटेक्शन यूनिट यदि मान फंक्शनिंग कर गया, ब्लिंक कर रहा है, तो उसे कैसे रीसेट करते हैं? तो आपको वह SB2 पैनल में फायर डिटेक्शन जो यूनिट लगा रहता है उसके ऊपर रीसेट बटन होता है, तो उस रीसेट बटन को दबा कर करते हैं। तो इसका ऑप्शन आएगा बी, प्रेस रीसेट बटन ऑफ ऑन FDU। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी मोटर वर्क ओनली इन द कूलिंग मोड। इन 3 फेज लोको, 3 फेज लोको में डैश ऑक्सिलरी मोटर वर्क ओनली इन कूलिंग मोड, यानी कूलिंग मोड में कौन सी ऑक्सिलरियां काम करती हैं उसके बारे में पूछा है। तो ऑप्शन दिया है कि ऑल 3 फेज एंड सिंगल फेज, ये गलत है। ऑल सिंगल फेज मोटर एंड द मोटर MCB, ये भी गलत है। ओनली सिंगल फेज मोटर और MCB, ये यही ऑप्शन सही है, सी। सभी सिंगल फेज की मोटरें प्लस आपके कंप्रेसर कूलिंग मोड में चलते हैं। बाकी सब ऑफ रहते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक ऑफ होता है, बर 1 बर 2 बर 3 सब ऑफ होते हैं, इसलिए उसके चलने वाली सभी ऑक्सिलरियां बंद रहती हैं। और कूलिंग मोड में हमारा बैटरी चार्जर भी नहीं काम करता है, सिर्फ आपके जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से, मान लीजिए कि जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर हमारा लगा है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर थे जैसे आपके MRB1 MRB2, इनकी स्क्वेंजिंग ब्लोअर, कैब फैन और कैब हीटर और कैब ब्लोअर प्लस MCPA भी हमारा कूलिंग मोड में स्टार्ट होता है। MCPA का मतलब कूलिंग मोड में, इसके कहने का मतलब है जब हम लोग को BLK को कूलिंग मोड में एनर्जाइज करते हैं तो जो बैटरी से चलता है वो MCPA, उसका जिक्र किया गया है, न कि जो हमारा हम कूलिंग मोड में लोग को एनर्जाइज कर दिए तो उसके थ्रू वो चलता है, तो उसकी सप्लाई से नहीं चलता। MCPA तो हमारा बैटरी से चलता है, बस जब हम कूलिंग मोड में करते हैं तो ये चलता है, इसलिए दोनों को मिला दिया है कूलिंग मोड में। कूलिंग मोड में सिंगल फेज की ऑक्सिलरियां यदि एनर्जाइज कर दी हैं तो सभी ऑक्सिलरियां सिंगल फेज की चलेंगी, प्लस MCPA आपका कूलिंग मोड में लोग को एनर्जाइज करते समय बैटरी से RS प्रेशर बनाते हैं तब वो चलता है, ना कि हमारा जो यदि सिंगल फेज से वो बोल रहा है जब हम कूलिंग मोड में लोग को एनर्जाइज कर दिए तो MCPA उससे चलता है, बल्कि वो बैटरी से ही चलता है कूलिंग मोड में जब हम BLK को कूलिंग मोड में एनर्जाइज करते हैं। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको इफ quaternary voltage out of lipin appear on screen, change the fuse after the lowering पेंटो and trying to, यानी कटनरी वोल्टेज आउट का लिमिट का मैसेज आने पर किस फ्यूज को चेंज करते हैं उसके बारे में पूछा गया। तो दिया है FL CCBA, नो नीड ऑफ इन द चेंज पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो फ्यूज आफ्टर लोअरिंग 3 फेज लोको में स्क्रीन पर कटनरी वोल्टेज सीमा से बाहर दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो पेंटो को नीचे करने के बाद फ्यूज बदलें, तो हम PT फ्यूज के बोलते हैं, वही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यहाँ पे लिखा गया है, जबकि उसके ट्रांसफार्मर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का फ्यूज जिसे हम लोग बोलते हैं उसको चेंज करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको टू ब्रिंग आइसोलेट सब सिस्टम इनटू इन द सर्विस प्रोसीजर इज, यानी 3 फेज लोको में आइसोलेट सब सिस्टम को नॉर्मल करने के लिए क्या करते हैं। तो नॉर्मल करने के लिए हम स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन C, यानी जो हमारा कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक है उसे स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको मशीन रूम ब्लोअर एंड देयर स्क्वेंजिंग ब्लोअर वर्क। 3 फेज लोको में मशीन रूम ब्लोअर और उनके स्क्वेंजिंग ब्लोअर वर्क करते हैं, तो ये कूलिंग मोड और ड्राइविंग मोड दोनों में काम करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा D, कूलिंग मोड और ड्राइविंग मोड दोनों में। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको बिफोर ऑपरेटिंग थ्रॉटल इंश्योर नोट इन्फॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, यानी थ्रॉटल का ऑपरेशन करने से पहले कौन सा नोट आना सुनिश्चित करते हैं। तो नोट 550 आना सुनिश्चित करते हैं। जैसे नोट के बारे में बता दें, जैसे कि 504 पे हम पेंटो उठाते हैं और 550 पर VCB क्लोज करते हैं और 570 पर रिवर्सर को फॉरवर्ड या रिवर्स करते हैं और 590 को हम 90 पे थ्रॉटल को मूव करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा FLG 590। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको ऑयल कूलिंग ब्लोअर कूल्स डैश डैश ऑयल वाटर कूलेंट, अर्थात ऑयल कूलिंग ब्लोअर वो CB है, किसे किसे ठंडा करता है, तो TFP के ऑयल और SR के ऑयल को ठंडा करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। नेक्स्ट है आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ पेनाल्टी ब्रेक इन द G12 लोको
दी मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू रीसेट दी VCD इज WG12। WG12 में VCD अप्लाई हो जाता है तो कितने सेकेंड के इंतजार करने के बाद हम लोग VCD रीसेट करते हैं, तो होता है 32 सेकेंड। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको पोजीशन ऑफ कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सी ड्यूरिंग कैब चेंजिंग, यानी 3 फेज लोको में कैब बदलने के दौरान कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक की स्थिति होती है। जब हम कैब चेंजिंग करते हैं तो कैब चेंजिंग के दौरान हम सेल्फ होल्ड में हमारा BL की होता है, अर्थात D से सीधे ऑफ पे करते हैं तो हमारा सेल्फ होल्ड मोड हो जाता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, सेल्फ होल्ड मोड। नेक्स्ट है ऑन रन इन वच्ची कंटेक्ट वायर इज फाउंड इन द हैंगिंग इफ द इमीडिएट ड्यूटी ऑफ इन द क्रू इज। रन के दौरान यदि कोई अच्छी संपर्क तार लटका हुआ पाया जाता है तो चालक दल तत्काल कार्रवाई क्या करेगा? इन्फॉर्म TLC। बी है कीप ZPT ऑन 0 एंड अप्लाई इमरजेंसी ब्रेक और प्रेस BPMS, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है दी वच्ची सप्लाई ऑफ टू ट्रैक्शन सब स्टेशन इज सेपरेटेड बाई, यानी 2 ट्रैक्शन सब स्टेशनों की वच्ची आपूर्ति को अलग किया जाता है न्यूट्रल सेक्शन के द्वारा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। द लेंथ ऑफ PTFP न्यूट्रल सेक्शन इज ए मीटर ऑफ PTFP न्यूट्रल सेक्शन। PTFP न्यूट्रल सेक्शन की डैश मीटर में लंबाई होती है, तो ये होता है 52 मीटर। ये कंफ्यूजन है थोड़ा से, बट आई होप कि 52 होगा। द पोजीशन ऑफ मोड स्विच इन द लीडिंग कैब ऑफ 3 फेज लोको प्रोवाइडेड विथ नॉर ब्रेक इज, यानी नॉर ब्रेक में सुसज्जित 3 फेज लोको में अग्रणी कैब में मोड स्विच की पोजीशन क्या होता है? तो लीड होता है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है G9 P7 लोको आर हैविंग नंबर ऑफ ए डेम्पर इन बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सस्पेंशन, यानी संख्या में डैम्परों की संख्या कितनी होती है? तो डैम्परों की संख्या टोटल यदि G9 हो P7 हो तो 20 होता है, इसमें टोटल 20 होते हैं। तो इसके टोटल देखना है तो जैसे मान लीजिए कि डैम्परों की संख्या यदि प्राइमरी डैम्पर देखेंगे तो 4 + 4 होता है, सेकेंडरी देखेंगे तो एक बोगी में 2 तो दूसरे बोगी में 2, यदि हॉरिजॉन्टल डैम्पर की संख्या 2 + 2 होता है तथा एयर डैम्पर की संख्या 2 + 2 होता है, अर्थात टोटल हो गया 8 4 4 4, अर्थात टोटल कितने हो गए? 20 डैम्पर होते हैं। यानी प्राइमरी डैम्पर पूछता है तो 8 होता है, सेकेंडरी डैम्पर पूछता है तो 4 होगा, हॉरिजॉन्टल डैम्पर पूछता है तो 4 होगा तथा एयर डैम्पर पूछता है तो 4 होगा, टोटल 20। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको ग्लोइंग ऑफ BPFA एंड फ्लिकरिंग ऑफ LSFI इंडिकेट फॉल्ट। 3 फेज लोको में BPFA का चमकना और LSFI का टिमटिमाना किस दोष को दर्शाता है? तो P1 के फॉल्ट की स्थिति में होता है प्रायोरिटी 1 के फॉल्ट। नेक्स्ट है इन GWG7 लोको इफ ऑल लाइन आर नॉट क्लोज इंश्योर डैश आर इन ओपन पोजीशन, यदि WG7 लोको में सभी कंडक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो क्या चेक करते हैं? यदि सभी कंडक्टर क्लोज नहीं होते हैं तो हम लोग इसमें दिया है EP2 EP3 EP1 EP3 MR1 MR4 EP3 EP1 एंड EP2, तो हम लोग काक चेक करते हैं EP1 EP2, यानी B1 BOT के जो हमारे सभी लाइन कंडक्टर शंटिंग कंडक्टर तथा लाइन कंडक्टर शंटिंग कंडक्टर प्लस J1 J2 CTF के लिए जो ये सभी इलेक्ट्रोन्यूमेटिक कंडक्टर हैं, इनको पिकअप कराने के लिए बिजली के साथ साथ प्रेशर की भी आवश्यकता होती है, तो जो पिकअप कराने के लिए प्रेशर जाता है तो इन काक के थ्रू से हो जाता है। तो अगर EP1 और EP2 काक बंद रहेगा तो प्रेशर नहीं जाएगा तो हमारे लाइन कंडक्टर नहीं क्लोज हो गए। तो उसके बारे में पूछा है तो क्या खुला होना चाहिए? तो EP1 एंड EP2 काक खुला होना चाहिए। ये आपको EP1 EP2 हाई टेंशन कंपार्टमेंट में मिलेंगे। नेक्स्ट है इन विच मोड ऑफ ऑपरेशन इन WG12 BCG नॉट ऑपरेटिव, तो शंटिंग मोड, इंचिंग मोड, बैंकिंग मोड, नॉन ऑफ द अबव। तो इंचिंग मोड में BCD। नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ MVSL2 इन GWG7 लोको 27200 ऑनवर्ड इज इट
WAG7 27,200 से आगे MbScl2 का स्थान है, तो इसका स्थान है HTC2 में। HTC2 कंपार्टमेंट, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट इन कन्वेंशनल लोको रिजर्वायर प्रेशर यूज फॉर हॉर्न। तो कन्वेंशनल लोको में हॉर्न में जो बजने के लिए प्रेशर जाता है वो कहाँ से जाता है? MR1, MR2, MR3, MR4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा MR4। MR4 से निम्न सप्लाई जाता है, जैसे C2 रिले वाल्व को, हॉर्न को, DB को, A9 को, SA9 को तथा MR गेज में। नेक्स्ट है QD2 इज कनेक्टेड बिटवीन डैश एंड डैश ट्रैक्शन मोटर, यानी किन किन ट्रैक्शन मोटर में QD1 कनेक्ट होता है? तो हम QD1 और QD2 पूछा है। QD2 इज कनेक्टेड बिटवीन एंड ट्रैक्शन मोटर। तो QD1 के बारे में देखते हैं। QD1 मोटर नंबर 2 और 3 के बीच होता है, तथा QD2 यदि कनेक्ट है मोटर नंबर 4 और 5 को, अर्थात TM पूछता है तो 2 और 3, QD2 पूछता है तो 4 और 5। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा किस मोटर के से कनेक्ट है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 और 5, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है टू डिटैच लोको ऑफ गुड्स ट्रेन हैविंग बॉक्सन एंड BCN BRH etc minimum number of the vehicle hand brake are to be they apply from both end including BB, यानी बॉक्सन, BRH आदि वाली मालगाड़ी के लोको को अलग करने के लिए BB को छोड़कर दोनों सिरों के से न्यूनतम संख्या में हैंड ब्रेक लगाए जाते हैं। तो न्यूनतम संख्या 10 है, न्यूनतम संख्या तो दोनों, यदि दोनों छोड़ तो 12 होगा, और 10 भी हो सकता है। ये कंफ्यूजन है, इसको देखिएगा कि 10 है कि 12 है। इन 3 फेज लोको ऑक्सिलरी कन्वर्टर नंबर 3 फीड मोटर 3 फेज लोको में सहायक कन्वर्टर 3 मोटर को फीड करता है, अर्थात ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से किसको सप्लाई जाती है? तो ऑक्सिलरी कन्वर्टर 3 से सप्लाई आपका आ जाता है MCPA 1 and 2, CHBA बैटरी चार्जर को और TMB के स्क्वेंजिंग ब्लोअर को। तो इसमें ऑप्शन दिया है MCP 1 and 2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, MCP 1 and 2। नेक्स्ट है दी स्विच इन WAG9 लोको यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ BCD डिवाइस, यानी G9 लोको में BCD डिवाइस को आइसोलेट करने वाला स्विच कौन सा है? तो 237.1 होता है था 237.1। ये आपको ESB 1 पैनल में मिलेगा। इसकी नॉर्मल पोजीशन 1 और आइसोलेशन पोजीशन 0। नेक्स्ट है इन 3 फेज लोको इफ MBR इज ए नॉट पिकअप। 3 फेज लोको में यदि MBR मिनिमम वोल्टेज 86 रिले के बारे में पूछा है। MBR 86 मिनिमम वोल्टेज रिले, मिनिमम वोल्टेज रिले यदि पिकअप नहीं हुआ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ट्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, गलत। RB इज नॉट पॉसिबल, गलत। कूलिंग मोड इज नॉट पॉसिबल, सही। ड्राइविंग मोड इज नॉट पॉसिबल, गलत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कूलिंग मोड इज नॉट पॉसिबल। MBR 86 यदि हमारा पिकअप नहीं हो रहा है तो हमारा VCB क्लोज नहीं होगा, यानी कूलिंग मोड संभव नहीं है। इस रिले के बारे में हमने एक वीडियो बना के रखा है, ऑल सेफ्टी रिले एंड अर्थ फॉल्ट रिले, उसमें इसके डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट है वोल्टेज रेटिंग ऑफ मेमू ट्रैक्शन मोटर इज, यानी मेमू में ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज रेटिंग होता है 535 होता है, जिसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 535 वोल्ट। करंट रेटिंग ऑफ OCB MCB इन 3 फेज लोको, तो 3 फेज लोको में ऑयल कूलिंग ब्लोअर MCB की रेटिंग कितना होता है? तो 33 यानी 63 एम्पियर होता है। हमने HB1 HB2 तथा SB1 SB2 पैनल का एक वीडियो बनाया है जिसमें वर्किंग MCB प्लस रेटिंग, उसमें सभी का डिटेल बताया गया है। आप उसमें प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। AFL सर्किट ऑफ लोको वर्क इन केस ऑफ, यानी ऑटो फ्लैशर लाइट सर्किट काम कब करता है? ट्रेन पार्टिंग के समय, चैन पुलिंग के समय, ब्रेक एप्लीकेशन के समय, बोथ A एंड B। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A एंड B, यानी A9 के अलावा कहीं से यदि प्रेशर
ड्रॉप होता है अर्थात चैन पुलिंग, एसीपी, ब्रेक पाइप का जो खुलना, इन्हीं कारणों से बीपी प्रेशर ड्रॉप होता है, ऑटो फ्लैशर लाइट जलेगा। तो इसका ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ट्रेन पार्टिंग चैन पुलिंग, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, लिखा कि विच वन ऑफ इन द फॉलोइंग रिवर ऑफ ओरिजिनेट इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ इन द वेस्टर्न घाट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी से निकलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी कावेरी। सिंधु रिवर इन द ओरिजिनेट, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत है, ऑप्शन डी। गैलीलियो वाज एन द इटालियन एस्ट्रोनोमर हु, गैलीलियो ने एक इतालवी खगोल शास्त्री थे। पहला है डेवलप द टेलीस्कोप, डेवलप द 4 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, डिस्कवर्ड दैट इन द मोमेंट ऑफ इन द पेंडुलम, प्रोड्यूसेज ए रेगुलर टाइम इन द मेजरमेंट, ऑल ऑफ दी एबव, इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सही सभी। नेक्स्ट है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की न्यायपालिका है असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त सभी, तो इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विच इज इन द फर्स्ट ग्रीन सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, तो इसका सही ऑप्शन है बी केरला, डी चेन्नई, सांता क्रूज, कांडिया गुजरात। ये कंफ्यूजन है, ये हो सकता है इसका सही ऑप्शन सी कांडिया गुजरात। नेक्स्ट है, फाइड इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विच स्पोर्ट या गेम, फाइड किस या खेल का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ है? तो ये चेस का है, शतरंज। विच किंग स्टार्टेड दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इन द इलाहाबाद, इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरुआत की थी? तो राजा हर्षवर्धन ने किया था, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत वेयर गिवेन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों के संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो है आर्टिकल 243, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। विच ऑफ इन द फॉलोइंग आर ए यूनिट मोर मेजरिंग प्रेशर, निम्नलिखित में कौन सी दाब माप की इकाई है? तो दाब माप की इकाई बार भी होता है एंड छोटी इकाई पार्सल दाब, इसका पास्कल भी हो सकता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग टेम्परेचर स्केल इज ए बेस अपॉन इन द एब्सोल्यूट जीरो, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान पैमाना पर परम शून्य आयोजित होता है? तो इसका ऑप्शन है सी केल्विन। व्हाट ऑफ इन द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स विस्कोसिटी, निम्नलिखित में से क्या श्यानता को दर्शाता है? रेजिस्टेंट टू फ्लूइड मोशन, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू फ्लूइड्स, पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज इन द फ्लूइड, रफनेस ऑफ इन द सरफेस, तो इसका सही ऑप्शन है ए रेजिस्टेंस टू फ्लूइड मोशन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी याददाश्त की पूरी हानि की विशेषता है? तो ये है भूलने की बीमारी, तो इसका सही ऑप्शन है ए 729 पर टू दी पावर 1/12, 729 पे टू दी पावर 1/4, तो इसको हम हल करेंगे। तो 729 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 9 पर 3 9 हो जाएगा, 1/12 मल्टीप्लाई 9 पर 3 1/4। तो इसको हम देखते हैं कि इसको हम हल करेंगे तो 3 के 3 चौक के 12 और 3/4, यानी ये 9 पर हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 9 पर हो जाएगा 3/4। तो बेस हमारे समान है तो हम घात को ऐड कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 9 पर 1/4 प्लस 3/4, तो अर्थात हो गए 9 पर 4/4 घात, ये कट गए अर्थात बता 9 पर 1 घात, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ए।
ये ट्रिक है, अपने अपने हिसाब से इसको हल करेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा 9। रैखिक समीकरण का एक युग्म संगत है तो सच रैखिक समीकरण द्वारा परिभाषित रेखाएं हैं। तो इसका सही ऑप्शन है इंटरसेक्टिंग और को इंसिडेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के दो साइड बराबर हैं तो 6 सेमी है, तो तीसरी साइड क्या होगी? यानी इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। यदि दो भुजाएं हमारे 6 6 है 90 6, तो मान लीजिए इस भुजा को हमको निकालना है ए सी बी। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इसी इक्वल टू लंबवत तथा आधार भुजा का अर्थात 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 6 36 प्लस 36, अर्थात ए सी स्क्वायर इक्वल टू 36 प्लस 36 इक्वल टू 72 72 हो जाएगा। अर्थात हम ए सी का मान निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 72। इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो हम गुणनखंड करेंगे तो 72 का गुणनखंड करने पर देखेंगे कि जैसा कि ये 72 है तो हम 2 से काटेंगे तो 36 36 को हम 2 से काटेंगे तो 18, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात हमारा बचा 2। यानी 2 का जोड़ा लगाएंगे 2 और 1 3 बाहर आएगा तो इसका हो जाएगा, यानी 72 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 आएगा। तो 1 2 और 1 3 बाहर लेंगे तो अंडर रूट में बचेगा, यानी 2 बाहर लिए 2 और 3 तो 3 दूना 6, अंदर बचेगा 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, अर्थात इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 256.1/6.16 और 16 पर 0.18 है, तो इसका मान कितना होगा? तो इसको हम लोग देखते हैं, ये अपना अपने ट्रिक्स हल करिएगा। ये आसान है, जैसे मान लीजिए कि 2560 पर 0.16 घात है गुणे 16 पर 0.18 घात है, तो ये देखेंगे 256। तो ये 16 का पर 2 दी पावर का घात है तो 1.16 गुणे ये हो गया हमारा 16 पर 0.82 घात। तो यदि हमारा हम इसको इसमें से गुणा कर लेंगे, यानी इस पर कितना है 0.16 घात 0.16, इसको 16 दूना 32 हो जाएंगे 0.62, और इस पर कितने हैं, यानी इस पर है 0.8, यानी बेस हमारा बराबर है तो हम घात को जोड़ लेते हैं। तो मैं अब जोड़ के देखते हैं। तो 16 पर जो घात ऐड होगा, जो 16 पर हमारा घात ऐड होगा 0.32 और 0.18, ये हो गया 10, ये हो गया 5, यानी पॉइंट, यानी 16 पर 0.5 घात हुआ। इसको हम और गुणनखंड करेंगे 4 में तो 4 चौक 16, यानी 4 पर 2, अब गुणा करेंगे 5 में, यानी 0.50 मल्टीप्लाई 2 गुणा करेंगे तो 1 आएगा, अर्थात 4 पर 1 घात। इसका आंसर हो जाएगा 4। इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, एलपीजी गैस की आसानी से महसूस होने वाली गंध निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? तो इसका ऑप्शन है डी, एथेनथियोल। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व का कथनांक सबसे कम और सबसे अधिक है? तो ये हीलियम एंड रेनियम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जब हम क्लोरीन को बुझे चूने में मिलाते हैं तो निम्नलिखित में से क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ये जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ, जीन की कार्यवाहक इकाई क्या होती है? तो गुणसूत्र, इसका सही ऑप्शन है सी, गुणसूत्र। नेक्स्ट है, 1957 में गठित प्रथम संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कौन सी धारा संसदीय समिति के गठन में से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है बी, धारा 4। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाला साहेब गंगाधर खेर थे। तो इसका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट है, संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में कुल 30 सदस्य हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो डीआरएम होते हैं, मंडल प्रबंधक। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है? तो भारत के नागालैंड प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो नेपाली है। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार के लिए प्रदान की जाती है? तो मैथिली शरण गुप्त तकनीकी पुस्तक लेखन प्रदान की जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य के किसी राज्य के संघ के बीच प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 346 में किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 346। निर्मला किस प्रसिद्ध लेखक की कृति है? तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध लेखक की कृति है मुंशी प्रेमचंद। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।